हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन से सेशन में और एक बहुत ही अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे इन्फिनिटी लर्न नीड बाय श्री चैतन्य। सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार, बहुत मजेदार रहने वाला है। जिन भी बच्चों ने पुराना सेशन देखा था फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड, उनको आज बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे फ्रिक्शन फोर्स के, जिससे कि फ्रिक्शन उनका एक यार ओवरऑल वे में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद फ्रिक्शन फोर्स। काफी बढ़िया सेशन है, काफी मजेदार सेशन रहेगा और आप लोगों को पर्सनली बोल रहा हूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और एलिमेंट्स मिलेंगे जो आपकी ऑलरेडी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रिक्शन फोर्स की उसको और सही करेंगे, प्रॉपर करेंगे और आपका दिमाग क्वेश्चन बेस्ड ओरिएंटेशन में ले आएंगे। तो बहुत मजेदार सेशन है यार। जितने भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं फटाफट से आ जाओ। यहां पे हम जल्द ही सेशन चालू करने जा रहे हैं जहां पे हम फ्रिक्शन फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जवाबों को आज इस सेशन में डिकोड करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे और मजेदार तरीके से क्लोज भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यार बहुत बढ़िया एक चीज आप सभी को पता चली गई होगी कि जेई मेन, जेई एडवांस और नीट 2023 में AIR1 is from Sri Chaitanya. So this guys over here is history. यहां एक हिस्ट्री बनी है, एक इतिहास रचा गया है और ऐसा इतिहास जो कि पहले कभी नहीं रचा गया, पहले किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जो कि इस साल श्री चैतन्य ने प्रोड्यूस किया है। मतलब मार्वेलस रिजल्ट है भाई। मैं ट्रस्ट मी, हम लोग इस चीज को भले एक पेज में खत्म कर दें, एक बार में दिखा दें, RRR दिखा दें और इन बच्चों की फोटो दिखा दें, बट यार पता है इस सबके पीछे जो मेहनत है ना उसको कभी कोई नहीं बयां कर सकता। ये 1 साल की मेहनत नहीं, ये 2 साल की मेहनत नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम 3 से 4 साल से श्री चैतन्य से एसोसिएटेड हैं, उनके रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। ये जान चुके थे पूरा का पूरा सिस्टम क्या है और क्या श्री चैतन्य इनके थ्रू करवा सकता है। श्री चैतन्य के साथ रह के इन्होंने अपनी गलतियों पे इतना काम किया, इन्होंने अपनी उन मिस्टेक्स को होने नहीं दिया। तो आप देख रहे हो 720 ऑन 720 जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है, कम ऑन जस्ट लुक एट दिस बॉय ओवर हियर यार, वरुण। मतलब इस लड़के ने ये दिखा दिया कि यार प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली स्टडी करोगे ना, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे ना, तो भाई काम बनता है, तो रैंक निकलती है। और मेन गेम देखो यार, खुद से सोचो क्या करना चाहते हो जीवन में। रैंक ही निकालना चाहते हो ना, चाहते तो रैंक ही हो ना, क्योंकि रैंक से ही आपका वो ड्रीम कॉलेज आप पिक कर पाओगे। इस पे तो कोई आपको कॉलेज नहीं देगा कि यार इन भाई साहब ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, या 18 घंटे पढ़ते थे, वो 24 घंटे पढ़ते थे, या कोई 30-40 घंटे पढ़ता था। डेफिनेटली हमें पढ़ना है, हमें बहुत देर हमें लेबोरियस वर्क करना है, बट मेन पॉइंट ये आप काम पढ़ाई कर कैसे रहे हो। क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप रिजल्ट के तरीके से पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप ऐसे पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आपकी कमियां कम होती जा रही हैं? ऐसे तो नहीं पढ़ रहे कि बस पढ़ने के लिए पढ़ना है और कमियां एज इट इज हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एरर एनालिसिस एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इस हर स्टूडेंट ने जो भी यहां पे AIR1 लाया है, और मैं इन्हीं की बात नहीं करता, चलो हम AIR1 की भी बात ना करें, क्योंकि मेरे से एक महानुभाव ने बोला कि AIR1 हर बच्चा तो नहीं लाएगा, हर बच्चे को एक इंप्रूवमेंट चाहिए। तो हर बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूं, एरर एनालिसिस एक इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं यार। पढ़ना पढ़ाना इट विल गो ऑन, ये तो चीज है ही। आप पढ़ तो देखो, फ्री में भी सकते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, बट द मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एनहांस करते रहना पड़ेगा। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, तब जाके रैंक निकलती है भाई, तभी जाके रैंक निकलती है। समझे? गुप्ता जी गुड इवनिंग भाई, हाउ आर यू? हाउ आर यू? गुड इवनिंग। सो रिजल्ट मतलब यार इस बार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। मतलब आई फील सो प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम which can actually create such a result that in itself is such an amazing thing यार। मतलब अपने आप में ही एक ऐसे सिस्टम का पार्ट होना ही बहुत बड़ी चीज है। मैं भी काफी इंस्टीट्यूशन से रिलेट हो चुका हूं एंड ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ श्री चैतन्य में पर्सनली रिलेट होकर फील किया है कि यहाँ की जो कोर टीम मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हेड्स हैं, उनका तक इतना कंसर्न रहता है कि हर एक बच्चा अपना एरर नहीं दोबारा करेगा। हर एक बच्चे के लिए दे हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर पेडागोजी जिसके थ्रू
तुम कैसे भी स्टूडेंट हो, तुम मान लो उस वीकर सेक्शन में आते हो, तुम मीडियोकर सेक्शन में आते हो, तुम एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हो कि यार मैं तो टॉपर हूं, हर एक बच्चा अपने प्रेजेंट रिजल्ट से ऊपर ही बढ़ता है। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा डिजाइंड है। तो भाई मतलब इट्स अमेजिंग थिंग एंड बहुत बढ़िया चीज है। ललित प्रजापति जी, हेलो भाई, हाउ आर यू सर? हमारा भी हो जाएगा ना यूट्यूब से श्री चैतन्य की हेल्प से। गुप्ता जी बिल्कुल यार, लेकिन इतने से ही नहीं होगा, और भी बहुत चीजें करनी पड़ेंगी आपको। प्रॉपर नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ सवाल आपको काफी लगाने पड़ेंगे, आपके सेशंस को आपको और रेगुलर करना पड़ेगा। आप मिस मत करना यार कोई भी सेशन, है ना? सेशन कोई भी मिस मत करना, और अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखना। रेगुलर जहां पे आपने देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे पास जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में या 12th क्लास में, मैं जब अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे पास ये ऑनलाइन का स्कोप नहीं था, और ना ही मेरे पास ये बेनिफिट था कि मैं रिकॉर्डेड सेशन दोबारा देख सकता हूं। हम तो जहां पढ़ते थे भाई, उन्होंने पढ़ा दिया एक बार तो खत्म बात, फिर उसके बाद तो आप जानो और आपका काम जाने। वो सेशन तो आप दोबारा रिविजिट कर ही नहीं सकते, रिवीजन वगैरह तो कुछ नहीं हो सकता था। तो हम नोट्स ऐसे बनाते थे। पहली चीज तो हम ये करते थे कि हम नोट्स ऐसे बनाते थे कि वो पूरा फुल लाइव क्लास मिले, और दूसरी चीज एक काम करते थे कि यार क्लास कभी मिस नहीं करते थे। मतलब बुखार बुखार में भी मैं गया हूं, बुखार होता था मुझे थोड़ा बहुत, अगर 100 है, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है, तो भी मैं क्लास अटेंड करता ही था। हो सकता है उस दिन मेरा फोकस क्लास में थोड़ा कम रहता, बट स्टिल वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और देखो यार, जब इतनी प्रॉब्लम्स रहती थी तब भी हम लोग क्या करते थे, मैं बहुत पुरानी नहीं बात बता रहा, मैं 2011 की बात बता रहा हूं, आज से मात्र 10 11 12 साल पहले की बात है। सो मेन पॉइंट मुझे समझने का यहाँ पे ये कि यार हमारे पास कुछ फैसिलिटीज हैं, हम चीजें दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। उस समय तो हमारे लिए पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, आज तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, है ना? तो मेन पॉइंट आज क्या लैक कर रहे हो आप क्या लैक कर रहे हो? आप वो परसिवियरेंस लैक कर रहे हो, आप वो रेगुलरिटी लैक कर रहे हो। दूसरी चीज, ये जो आपको इजी हैंड गोइंग में चीजें मिल रही हैं, ये कहीं आपको बहुत मतलब केयरलेस तो नहीं बना रही हैं कि यार ठीक है देख लेंगे। आप प्रोक्रास्टिनेट तो नहीं कर रहे हो चीजों को कि यार आज नहीं देखा चलो कल देख लेंगे, रिकॉर्डेड तो है ही, यूट्यूब से कौन निकाल रहा है। अगर आप इस टोन में और इस माइंडसेट से चलोगे यार, तो प्रॉब्लम है यार, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो हमें कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमारे अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो परसिवियरेंस है कि हथौड़े को बार बार सेम स्ट्रेंथ से मारते जाना है, और अपनी शक्ति और बढ़ाते जाना है। दूसरी चीज, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। स्ट्रैटेजिकली समझते हो, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक ही चैप्टर को रगड़ के नहीं पढ़ना। हमें हर एक चैप्टर पे अपने हाथ आजमाने, और हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि यार नीट हम स्कोर करेंगे, नीट में पूरे नंबर आएंगे। एक चैप्टर में इनडेप्थ एमएससी करने से कोई फायदा नहीं है भाई, उससे नीट में ना रैंक आएगी ना कुछ आएगा। तीसरी चीज, नोट्स इतने प्रॉपर बनाने हैं कि यार हर बार मुझे क्लास दोबारा लाइव देखने की जरूरत ना पड़े, मेरे नोट्स ही काफी हूं। चौथी चीज, टेस्ट सीरीज में लगाऊंगा, 2 से 3 टेस्ट सीरीज में लगाऊंगा, और कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बता दूंगा एक सेशन लेके। हालांकि आपको भी पता है कौन कौन सी स्टैंडर्ड किताबें होती है। तो भाई मुझे नोट्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड किताब सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज लगवानी है। आप श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और आप बिंदास यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। गुप्ता जी, अगर ये 5 चीजें आपने कर ली ना, बता रहा हूं, आप यूट्यूब से भी मचा सकते हो यार, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप यूट्यूब से मचा सकते हो बिना किसी को कुछ दिए, बस अपना टाइम दे के, अपनी स्ट्रैटेजी बना के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी गलतियों पे हमेशा ध्यान देना। जहां गलती करोगे उसको नोट डाउन करना, पेन डाउन करना, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। और ऐसा होगा तो शायद कल आपकी फोटो यहां पे होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। एंड अब आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को आज शुरू करते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं क्या? हम करने जा रहे हैं, हम करने क्या जा रहे हैं भाई? हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रिक्शन करने जा रहे हैं। मैंने काइनेमेटिक्स का टेस्ट दिया था, बट मेरे बहुत कम नंबर आए। कहां गलती की? सोचो कहां गलती की, बताओ सुनील, कहां गलती की तुमने काइनेमेटिक्स में? कौन से पोर्शन में तुमने गलती की? काइनेमेटिक्स में देखो कौन कौन से पोर्शन है। काइनेमेटिक्स में अगर बात करोगे तो तुम्हारे कुल मिला के ये 3-4 पोर्शन आते हैं। पहला तो आ जाता है भाई तुम्हारा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें गलती कर रहे हो क्या? या फिर कैलकुलस जब आ रहा है मोशन में, वो कर रहे हो क्या? कैलकुलस इन मोशन, इस वाले पार्ट में गलती कर रहे हो, या मोशन अंडर ग्रेविटी में गलती कर रहे हो? ठीक है,
या फिर तुम रिलेटिव मोशन में गलती कर रहे हो, हालांकि ये तो बहुत कम ही पोर्शन में रहता है, और या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जो कि इन चारों से रिलेटेड होते हैं, ग्राफ्स। क्या तुम उसमें गलती कर रहे हो? इन 5 में से एक सेक्शन में तुम गलती कर रहे होगे, अब तुम इन 5 में से एक सेक्शन को इंप्रूव करना है। ये होता है स्ट्रैटेजिकली पढ़ना, कि तुमने देख ली गलतियां तुम कहां से कर रहे हो। अब देखो, तुम क्या 5 से गलती कर रहे हो, तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है। अगर तुम्हारा हो सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, क्योंकि तुम पहले ही पढ़ चुके हो। कैलकुलस में दिक्कत हो सकती है, तो तुम्हें कैलकुलस एक बार और समझने की जरूरत है, या फिर कैलकुलस ना समझने की, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो समझने की। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये 1D की बात है, ये 1D हो गया। प्रोजेक्ट 2D में आ जाओ, ये 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्या हो गया? दिस इज बेसिकली 1 डायमेंशनल मोशन। अब 2D की बात करूं अगर मैं, सो 2D में कुल मिला के दो ही चीज है, प्रोजेक्टाइल है एक प्रोजेक्टाइल है और दूसरा है रिलेटिव मोशन। जिस रिलेटिव मोशन में क्या क्या आ जाता है? रिलेटिव मोशन में रेन मैन आ जाता है, ठीक है, रिवर मैन आ जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और थोड़े बहुत कांस्टेंट, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस आ जाता है। ये कुछ कुछ बहुत पॉइंटर्स है रिलेटिव के। तो अब इसमें प्रोजेक्टाइल तुमने समझ लिया, तो अब प्रोजेक्टाइल में हाइट वाले क्वेश्चन में समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रोजेक्टाइल के लगा देना भाई, 40 सवाल लगा ले हाइट के, 40 से ज्यादा है ही नहीं, 40-50 से ज्यादा हाइट के सवाल है ही नहीं, 50 सवाल लगा लो बैठ के। एक स्टैंडर्ड किताब उठाओ, HCV उठाओ, 50 सवाल लगा लो, सिंपल सी चीज। कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल में भी दिक्कत होती है, कोई नहीं, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ दिनों में तुम्हें एक 15 मिनट का मेरा ही सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिसमें कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने बहुत डिटेल्ड तरीके में बताया 15 मिनट में। उस सेशन को देख लेना, अपने आप ही सवाल पूरा हो जाएगा। हालांकि दोनों चीजें मैंने भी पढ़ाई है, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पढ़ा है मैंने रिलेटिव मोशन में ही, और रिवरमैन का कॉन्सेप्ट भी बताया है, और प्रोजेक्टाइल के भी केसेस करवाए हैं। तुम चाहो तो ये सेशन भी देख सकते हो, तुम्हें इससे भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। और बहुत सही किया तुमने इस तरीके से समझ के कि यार हाँ हाँ यहाँ दिक्कत है। अब इन दिक्कतों को याद रखो, कहीं पेन डाउन कर लो कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम के लिए अब तुमने क्या किया, तुमने 50 सवाल लगाए। 50 सवाल में देखो कहाँ कहाँ तुमसे बन रहे थे, कहाँ कहाँ गलती हो रही थी, वो गलती को अपने नोट्स में चिपका दो। वो जो गलती की ना उसको अपने नोट्स में चिपकाओ, और अपने बाकायदा अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई देख, इधर गलती करता हूं मैं, इधर गलती करता हूं मैं, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, अगली बार करूंगा नहीं। ये तरीका होता है परफेक्ट एरर एनालिसिस का। अपनी गलतियों को बार बार देखकर कोई आदमी थोड़ी दोबारा गलती करेगा यार, ये तो ह्यूमन नेचर होता है ना, है कि नहीं? विवेक भाई हेलो, कैसे हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये आरआरआर से, और अब आते हैं हमारे फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे वापस से। आज शुरू करेंगे हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एक और कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आज हमारा टास्क रहेगा। फटाफट से इसको निपटा के हम कुछ बहुत बेहतरीन से सवालों को देखेंगे। अब आपने कुछ चीजें देखी होंगी अपने लाइफ में कि मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे जब तक चीजों को नहीं रखता तब तक वो चीजें गिरती नहीं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, ये ब्राउन शुगर लग रही है, ये ब्राउन शुगर है ना, ब्राउन शुगर लग रही है, नॉर्मल वाली ब्राउन शुगर खाने वाली तो वो लग रही है, और तुम देख सकते हो एक पर्टिकुलर एंगल पे जब इस ब्राउन शुगर को तुम रख रहे हो तभी वो गिर रही है, उससे नीचे रखोगे तो नहीं गिरेगी। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा इंक्लाइन का एंगल जिसपे ऑब्जेक्ट अपने वजन की वजह से खुद ब खुद गिरने लग जाए। अब इसमें तुम्हें फ्रिक्शन का एक एलिमेंट हमेशा दिखेगा, फ्रिक्शन के वजह से ही एंगल ऑफ रिपोज आता है। तो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट ही वहीं आएगा जहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। तो इस केस को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि भाई जब मेरा इंक्लाइन ऐसा था तब तक कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे ऐसे बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक पर्टिकुलर थीटा ऐसा आया जब ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ चढ़ने लगा। तो ये नीचे चलने लगा, तो ऐसा क्यों हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो समझना है मेरे को। आओ उसको समझ के डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं कि वो एंगल मान लेते थीटा था, वो एंगल जिसपे ब्लॉक धीरे धीरे चलने लगा वो थीटा था। अच्छा, ब्लॉक धीरे धीरे चल रहा है तो उस केस में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि mg फोर्स नीचे लग रहा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। तो mg का जो ये कंपोनेंट हो जाएगा ये हो गया mb cos थीटा, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin ऑफ थीटा। अब मेन मुद्दे की बात ये है कि ये mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा जो आप देख रहे हो, ये प्लेन पे नीचे की तरफ जाने के अलोंग लग रहा है। मतलब ये इस मास को एक टेंडेंसी दे रहा है कि ब्लॉक तू ऐसे नीचे नीचे जा सकता है।
ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को एक टेंडेंसी दे रहा है कि भाई तू ब्लॉक ऐसे नीचे नीचे तैर सकता है, नीचे नीचे जा सकता है, नीचे नीचे तू चल सकता है, रेंग सकता है। ओके, तो ये mg sin थीटा तो इसको एक पर्टिकुलर टेंडेंसी दे रहा है नीचे जाने की। उसी समय पे फ्रिक्शन की बत्ती जागेगी और फ्रिक्शन बोलेगा नहीं मैं ऐसा कैसे होने दूंगा, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन है, एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन बोलेगा रुको भाई तुम कैसे जा रहे हो, मैं पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा, मैं पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाऊंगा। अब बताओ तुम कि ये ब्लॉक कब तक नहीं हिल पाएगा, ये ब्लॉक तब तक नहीं हिल पाएगा जब तक कि इस mg sin थीटा को f बैलेंस कर दे। अगर mg sin थीटा को f बैलेंस कर रहा है तो क्यों हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं हिलेगा सर, सही बात है, लेकिन इस f की एक लिमिट होती है, इस f की एक लिमिट होती है। याद करो पिछला सेशन, औकात होती है इस f की, इसके पास जो भंडारा है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का ही फोर्स है, उससे ज्यादा का फोर्स नहीं है। तो f की लिमिट क्या होती है, f की लिमिट होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कि जो mg जो f है हमारा, f किसके बराबर होगा, mg साइन ऑफ थीटा के बराबर, राइट, f mg और साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन f की एक लिमिट है, f की लिमिट क्या है, f की लिमिट है कि यार f जो है मेरा हमेशा fl से छोटा ही रहेगा, f जो है हमेशा fl से छोटा ही रहेगा, f जो है हमेशा fl से छोटा ही रहेगा। अब मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है कि यार ऐसा कौन सा एंगल आ रहा है जिसपे ब्लॉक मूव करने लगे। तो जरा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। आओ बताता हूं। जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू बताते जाओगे, क्या वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ता नहीं है, खुद देख लो। थीटा इक्वल टू 0 पे साइन थीटा होता है 0, थीटा इक्वल टू 30 पे साइन थीटा होता है 1/2, फिर होता है साइन 45 पे 1/√2, फिर साइन 60 पे होता है √3/2, और उसके बाद साइन 90 पे होता है कितना 1। तो जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, मानते हो, हाँ जी। तो जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जाऊंगा साइन थीटा बढ़ता चला जाएगा, राइट, साइन थीटा बढ़ता चला जाएगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद हो क्या रहा है, एक mg साइन थीटा की वैल्यू, एक थीटा की वैल्यू ऐसी आएगी जब mg साइन थीटा इसके मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। इसका मैक्सिमम कितना है, fl, इसका मैक्सिमम कितना है, fl। mg sin थीटा कितना हो जाएगा, fl के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा कितना हो जाएगा, fl के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, mg sin थीटा मेरा हो जाएगा fl के बराबर, mg sin थीटा मेरा fl के बराबर। अब चाहते क्या हो तुम चाहते क्या हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा एंगल बताओ जिसपे ब्लॉक नीचे जाने लग जाए। तो जब f fl के बराबर हो जाएगा, जब f fl के बराबर हो जाएगा और उसके बाद भी mg sin थीटा को तुमने FL के बराबर कर दिया और उसके बाद भी थोड़ा एंगल और बढ़ा रहे हो, शांत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि F की वैल्यू कितनी हो गई, F की वैल्यू हो गई मेरी FL के बराबर, F की वैल्यू हो गई मेरी FL के बराबर। इस पॉइंट पे आ चुके हैं जबकि mg sin थीटा FL के बराबर है। अब उसके बाद मैंने हल्का सा एंगल बस ऊपर उठाया, हल्का सा एंगल बस ऊपर उठाया तो mg sin थीटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा FL से, और जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा FL से ब्लॉक नीचे की तरफ सरकने लग जाएगा। सो फॉर द ब्लॉक टू मूव, फॉर द ब्लॉक टू मूव डाउनवर्ड, भाई नीचे चलना है अगर ब्लॉक को, तो सिंपल सा केस ये है कि जो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है ना, वो बड़ा होना चाहिए किससे, FL से, वो बड़ा होना चाहिए किससे, FL से। इवन बराबर भी हो सकता है, बराबरी पे भी नीचे आ सकता है, मतलब mg sin थीटा की वैल्यू FL से ज्यादा होनी चाहिए तब वो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अब mg sin थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू FL। FL की वैल्यू कितनी, FL होता है न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहां नॉर्मल की वैल्यू देखोगे तो n की वैल्यू mg cos थीटा, सो न्यू इंटू mg cos ऑफ थीटा, सिंपल mg से mg कैंसिल, यहां tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू, सिंपल सी चीज, थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स न्यू। भाई एंगल जो है वो tan इनवर्स न्यू से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है। अब tan इनवर्स न्यू क्या है, tan इनवर्स न्यू वो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है थीटा की जबकि आपका ब्लॉक नीचे की तरफ चलने लग जाएगा। वो मिनिमम वैल्यू है थीटा की जब आपका ब्लॉक नीचे चलने लग जाएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर हो सकती है, और tan इनवर्स न्यू क्या, वो मिनिमम वैल्यू है। वो मिनिमम वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं, इसी मिनिमम वैल्यू को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इसी मिनिमम वैल्यू को बोलता हूं। मतलब वो मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। द मिनिमम एंगल,
द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। सिंपल सी चीज, पूरा एनालिसिस बताया मैंने आपको पूरा क्लियर कट कि जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, mg sin थीटा बढ़ता चला जाएगा, mg sin थीटा बढ़ता जाएगा तो पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। फ्रिक्शन की एक लिमिट है, मैक्सिमम कितना है fl, मतलब mg sin थीटा को भाई fl के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा अगर तुम नीचे इसको हिलाना चाहते हो तो वही कंडीशन लिख दी यहां पे, ये कंडीशन ये लिखी हुई है और उसके बाद फिर पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, सो ये मेरा केस कहलाता है किसका, एंगल ऑफ रिपोज का। अब अगर ये थीटा नॉट है मेरा, ये क्या है मेरा, इस मिनिमम एंगल को क्या बोल रहा हूं मैं, इस मिनिमम एंगल को थीटा मिनिमम को थीटा नॉट बोल रहा हूं, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स न्यू के बराबर। अब अगर मेरी थीटा की जो वैल्यू है, अब अगर मेरी जो एंगल थीटा की वैल्यू है, यहां पे जो इंक्लाइन रखा मैंने, ये जो इंक्लाइन रखा यहां ब्लॉक रख दिया, तो ये जो थीटा है अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट होगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो पीछे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और थीटा की वैल्यू अगर लेस देन थीटा नॉट है तो ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं आएगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। सिंपल सी चीज। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यही सही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया गुप्ता जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि अगर थीटा की वैल्यू पूछा गया जाएगा, देखो इफ थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स न्यू इन द गिवन कंडीशन, ऐसे दे देंगे तुमको, ऐसा दे देंगे तुमको, इन द गिवन कंडीशन, इन द गिवन कंडीशन, यहां पे ऐसे लिखा दिया म्यू, इन द गिवन कंडीशन इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स न्यू, if theta is less than tan inverse nu, which one of the following is correct, which one of the following is correct, दो ऑप्शन ये दे देंगे, kinetic friction will act, static friction will act, तीसरा दे देंगे no friction force is acting, चौथा दे देंगे none of the above। तो क्या है केस, अगर लेस देन है तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ना, क्योंकि ये ब्लॉक तो शांति से रेस्ट पे, वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। समझ में आया तुम लोगों को, तो यहां पे अगर एंगल ऑफ रिपोज से थीटा छोटा हुआ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और अगर ग्रेटर देन थीटा नॉट हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तब कौन सा केस है, तब सिंपल सी चीज है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सिंपल एनालिसिस, कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो आई थिंक तुम्हें पूरा एनालिसिस मिल गया एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, ये होता है। अब आओ सवाल करते हैं, अब आओ सवाल करते हैं, कुछ बढ़िया से सवाल हैं, देखो क्या है। ये बताना है डिटरमाइन द मोशन पैरामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इफ एफ की वैल्यू इतनी दे दी, 0, 20, 60, 100, 20 से 100 के 0 के बीच में, 60 से 20 के बीच में, 60 से 100 के बीच में, एफ से 100 के बीच में। आओ जानते हैं, आओ जानते हैं क्या होगा। अब जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज इसमें करना जरूरी ये है कि सबसे पहले तो फोर्सेस बना दो। तो यहाँ 10G लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस 10G का कॉम्पोनेंट एक होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, ये 37 तो ये 53, ये वापस 37, तो ये हो जाएगा 10G cos ऑफ 37 और ये हो जाएगा 10G sin ऑफ 37। अब 10G cos ऑफ 37 कितना है, 10G cos ऑफ 37 कितना है, 10G cos ऑफ 37 हो जाएगा 10G यानी 100 इंटू 4/5, 4/5 यानी ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 60 न्यूटन। क्लियर, ये 60 न्यूटन हो गया, ये आपका 80 न्यूटन हो गया, ये आपका 80 न्यूटन हो गया। ठीक है, ओके। ये आपका 60 न्यूटन हो गया और यहाँ पे 80 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे एक ऊपर के डायरेक्शन में तुम एफ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में तुम एफ फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ध्यान देना जरा। अब सिंपल सी चीज क्या हो रही है कि यार इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ टेंडेंसी तो डेवलप हो रही है, कितनी, 10G sin 37 यानी 60 न्यूटन की, 60 न्यूटन की डेवलप हो रही है। साथ ही साथ में एक और चीज निकालना चाह रहा हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर। न्यू कितना दिया हुआ है 0.5 और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10G cos 37 यानी 80 के बराबर, ये हो गया 80, 0.5 इंटू 80 होता है 40 न्यूटन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 40 न्यूटन। अब देखो इससे बहुत अच्छा एनालिसिस मिलता है, दिमाग में बहुत अच्छा एनालिसिस मिलता है। क्या एनालिसिस मिलता है सर, देखो बताता हूं। एनालिसिस कुछ इस तरीके का मिलता है कि यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे एक इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है,
अब जब ये 60 न्यूटन का फोर्स है इधर, जब 60 न्यूटन का फोर्स और लिमिट की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी चीज, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा 40 न्यूटन। ठीक है, कब तक लगेगा? ऊपर की तरफ। कब तक लगेगा ऊपर की तरफ? जब तक कि आपका F की जो वैल्यू है, ये F की वैल्यू है, ये 0 से 20 न्यूटन तक नहीं चली जाती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 0 से 20 न्यूटन तक, 0 से 20 न्यूटन तक होगा क्या कि ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ चलने की है। ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ। देख भाई, ये 0 से 20 के बीच में, 0 है तो 60 इधर आ गया, 60 इधर है तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, टेंडेंसी इधर है। 10 हो गया तो 10 ऊपर है, 60 नीचे, 50 नीचे, फिर से 40 ऊपर। 20 लग रहा है, 40 नीचे, फिर से 40 फ्रिक्शन ऊपर। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। कितना होगा? 40 न्यूटन रहेगा, लिमिट के बराबर लगेगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। कब तक? जब तक कि ये केस ए है, बेसिकली केस ये ए है। when f is lying between, जब f की वैल्यू कहां से कहां के बीच में? जब f की वैल्यू 20 से कम है बट 0 से ज्यादा है। f की वैल्यू 20 से कम है बट 0 से ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है और अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड्स लग रहा है। समझ गए? ये केस 1 है, ये केस 1 है। अब नेक्स्ट केस पे चलते। जब मेरे f की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, f इक्वल टू 20 पे क्या हो जाएगा? f इक्वल टू, देखो 0 पे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। 0 से 20 के बीच में भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा होगा। 20 पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। 20 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। अब 20 से 60 में क्या होगा? 20 से 60 में क्या होगा? तो केस बी बनाते हैं। आओ केस बी बनाते हैं। केस बी में क्या है? ऑब्जेक्ट f की वैल्यू कितनी है? 60 से कम है और 20 से ज्यादा है। 60 से कम है तो 20 से ज्यादा। देखो फोर्सेस बना के काफी अच्छा एक एनालिसिस मिल गया। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वही नीचे की तरफ तो एक 60 न्यूटन है ही, ऊपर के डायरेक्शन में तुमने 20 से 60 के बीच में कोई वैल्यू डाल दी, 20 से 60 के बीच में वैल्यू डाल दी। अब अगर ऊपर भी तुमने 20 से 60 के बीच में वैल्यू डाल दी ना, सपोज 30 डाल दी, 20 डाल दी, 40 डाल दी, तो भी तुम देखोगे नेट फोर्स तो नीचे की तरफ ही है, क्योंकि 60 ज्यादा है। तो तब भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा। हालांकि फ्रिक्शन यहां पे अगर मान लो ये 30 डाल दी, 30 है, 30 इधर है, तो इसकी लिमिट तो 40 के बराबर है, तो उस हिसाब से स्टैटिक रेंज में लगेगा। यहां पे जो फोर्स है वो स्टैटिक में लगेगा, लेकिन यहां जो फोर्स है वो किस में लग रहा है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो रहेगा, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में रहेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक रेंज में होगा। अब वो जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगेगा। जैसे मान लो यहां ऊपर 30 लग रहा है, तो 60 नीचे है, तो 30 नीचे की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये बस 30 लगेगा, क्योंकि इसकी लिमिट तो है ना भाई 40 तक, इसकी लिमिट तो 40 तक है। ठीक है, कौन सा चैप्टर पे हैं आप लोग? अनिल भाई, हम हैं लॉज ऑफ मोशन पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, और आज हम कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, समझने की कोशिश करो, मजेदार दिमाग घुमाने वाले सवाल है ये, आनंद दे देंगे तुम्हें। ये हो गया मेरा केस 2। केस टू में क्या है? जब मेरे f की वैल्यू 60 से 20 के बीच में, ये जो मेरा f तुम देख रहे हो ये 60 से 20 के बीच में, अभी अगर 60 से 20 के बीच में नीचे 60 लग रहा है, तो यार ऑब्वियसली एक नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो उसको बैलेंस कौन करेगा? ये फ्रिक्शन फोर्स। अब इसके पास लिमिट कहां तक है? एफएल में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, एफएल मेरा कितना है? 40 न्यूटन, 40 न्यूटन है, तो 40 तक की लिमिट है। तो अगर इस केस में कोई मान लो बीच में 30 या 40 भी रख लेते हो, मान लो 40 रख लिया, 40 ऊपर 60 नीचे, तो 20 नीचे आ गया, ये बराबर 20 कर देगा ऊपर लगा के स्टैटिक रेंज में, क्योंकि इसकी लिमिट तो 40 तक है। ठीक है, तो दूसरा केस भी क्लियर हो गया कि भाई 60 से 20 के बीच में ऑब्जेक्ट कहां है? रेस्ट में है। इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट ये मोशन में था, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था? यहां भी मोशन में था। मोशन कहां हो रहा था? डाउनवर्ड हो रहा था। यहां पे भी मोशन कहां हो रहा था? डाउनवर्ड हो रहा था। यहां पे रेस्ट में, यहां पे रेस्ट में। ठीक है, 60 पे क्या होगा? 60 पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि 60 पे क्या हो जाएगा? 60 पे क्या होगा? अगर मान लो 60 के बराबर हो गया, तो ये 60 के बराबर ही रेस्ट पे, एफ की वैल्यू शून्य हो जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये दोनों केस हो गए। अब आते हैं 100 से 60 के बीच में, केस सी में। केस सी में चलते हैं। ठीक है, केस सी में चलते हैं। ये आ गया मेरा केस सी। केस सी क्या है? व्हेन एफ इज लेसर देन 100 बट ग्रेटर देन 60। अब इस केस में क्या होगा? यहां ब्लॉक रख दिया,
यहां पे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ तो 60 न्यूटन ही लग रहा है। ऊपर की तरफ जो एफ लग रहा है वो अब कितना लग रहा है भाई, वो 60 से ज्यादा लग रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो 60 से ज्यादा लग रहा है। तो अब नेट फोर्स कहां आ रहा है, ये मान लो बीच का 80 हो गया, ये 80 ऊपर जा रहा है 60 नीचे, तो एक नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहां नीचे लगेगा। चैप्टर खत्म है सर? नहीं यार, बिल्कुल नहीं यार, चैप्टर क्यों खत्म है यार अनिल भाई, चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है, शुरू तो नहीं मतलब बीच में है, लास्ट का टॉपिक बचा अपना, लास्ट का टॉपिक अपना बचा है। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट क्या बता रहा हूं? केस ए और बी में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, केस ए और बी में कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना। एफ कहां है मेरा, 60 से 100 के बीच में है, एफ 60 से 100 के बीच में है, यानी कि ऊपर की तरफ इससे ज्यादा है, तो नेट फोर्स कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, फ्रिक्शन की लिमिट भाई, लिमिट है मेरी 40 न्यूटन तक, लिमिट है मेरी 40 न्यूटन तक, मतलब 40 न्यूटन तक वो नीचे लग के सपोर्ट कर देगा, मतलब जितना भी नेट फोर्स आ रहा है उस पर फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे रहेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो स्टैटिक रहेगा, स्टैटिक रहेगा। ठीक है, कहां लगेगा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड। अभी तक जो केस था उसमें फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, फ्रिक्शन अब डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन अब डाउनवर्ड लगेगा। तो ये केस सी भी क्लियर है, इसमें भी क्या रहेगा, मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। और 100 न्यूटन पे भी क्या होगा, 100 न्यूटन पे बेसिकली 100 ऊपर जा रहा है, 60 ये नीचे और फ्रिक्शन 40 नीचे, तब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, तब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, 100 से बढ़ जाता है, अगर 100 से बढ़ जाता है तो ये आता है केस डी में, ये आएगा केस डी में। केस डी में क्या होगा कि अगर मेरा जो फोर्स है, अगर मेरा जो फोर्स है वो 100 से ज्यादा हो गया, यहां पे जो एफ लग रहा है वो 100 से ज्यादा हो गया, यहां पे 60 न्यूटन ही लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, 40। और ये जो फोर्स है ये जो एफ है ये तो ग्रेटर देन 100 है, तो भाई ये 100 से ज्यादा 120 लग रहा है, 60 और 40 मिलके भी नहीं रोक पाएंगे, ऑब्जेक्ट इवेंचुअली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा, यानी यहां पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और कहां पे, अपवर्ड्स यानी अप द प्लेन। और फ्रिक्शन यहां पे कैसा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, समझ रहे हो बात को। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वापस मोशन में आ जाएगा, और मोशन कहां होगा, मोशन हो जाएगा अपवर्ड, अप द प्लेन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये 8 के 8 केस हमने कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व किए हैं, एंड आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे बताओ, लेकिन एनालिसिस बहुत बढ़िया है, इस टाइप के सवाल आप एनकाउंटर कर सकते हो। फ्रिक्शन के बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस हैं, बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं, और ये आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि यार किस टाइप में फ्रिक्शन फोर्स के सवाल आ सकते हैं, और किस टाइप में हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को परसीव भी करना है। तो बहुत मजेदार तरीका है ये 7-8 केसेस से फ्रिक्शन फोर्स को एकदम क्लियरिटी में समझने का कि फ्रिक्शन लगता किस हिसाब से। ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चंस थे, बढ़िया मजेदार से। अब आओ एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो, इसको समझने से पहले हमें कॉन्टैक्ट फोर्स समझना बहुत आवश्यक है कि कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बनता है दो फोर्सेस के रिजल्टेंट से। कौन से हैं वो दो फोर्सेस, एक होता है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, एक होता है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा मेरा होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तुम देख सकते हो दोनों के दोनों फोर्स जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स जब टच कर रहे हैं एक दूसरे को तभी लगते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी और फ्रिक्शन फोर्स भी, ये दोनों फोर्सेस ही तब एक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये दोनों फोर्स वर्क नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है। मतलब ये बहुत अच्छा चेक भी है, जैसे नॉर्मल फोर्स को चेक करना है तो भाई अगर नॉर्मल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लग रहा, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है, खत्म बात, कॉन्टैक्ट है ही नहीं उनके बीच में। फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो कॉन्टैक्ट है ही नहीं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं सकता, और इन दोनों के नेट रिजल्टेंट से ही कॉन्टैक्ट फोर्स बनता है। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो मुझे पता है कुछ इस तरीके का होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स तो अलोंग लगता है, फ्रिक्शन फोर्स तो अलोंग लगता है,
ठीक है सर, फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसा अलोंग लग गया। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा, कहां होगा नेट रिजल्टेंट? सर निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे सर? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन करते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये हो गया सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये हो गया। तो नेट रिजल्टेंट कहां आ रहा है भाई? नेट रिजल्टेंट कहां आ रहा है? ये आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरा नेट रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया सर मेरा? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली योर कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज बेसिकली योर कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। रिएक्शन फोर्स बोल लो या कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो, ये हो गया तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्लियर है? अब जो एंगल जो बनता है ना कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, वो कहलाता है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला एंगल कहलाता है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझो इस चीज को, ये इसको कहते हैं मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आर कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? नॉर्मल। आर साइन अल्फा कितना हो जाएगा? एफ। सो एन इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, एफ इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। एफ बाय एन की वैल्यू कितनी? tan अल्फा की बराबर आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी? tan इनवर्स f बाय n के बराबर। tan इनवर्स f बाय n के बराबर। अब मान लो फ्रिक्शन फोर्स मेरा मैक्सिमम लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या लग रहा है? मैक्सिमम लग रहा है। इफ f जो है वो लिमिट के बराबर लग रहा है, यानी कितना? न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर, तब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स न्यू नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल, n से n कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स न्यू के बराबर होती है। तो when the object is actually, जब ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअली एक मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तब बेसिकली जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कितना होता है? tan इनवर्स न्यू के बराबर। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी को लोग एंगल ऑफ रिपोज से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज है क्या ये? बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ रिपोज है क्या ये? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये कब आ रहा है tan इनवर्स न्यू के बराबर? जब मेरा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। तो ये चीज समझना, दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स न्यू कब आ रहा है? जब मेरा फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम के बराबर लग रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तब मेरा भैया आपका F इज इक्वल टू FL लग रहा है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तब F इक्वल्स टू FL लग रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली आपको इसीलिए हेल्प भी करता है। ठीक है, अब आओ कुछ सवाल जवाब करते हैं, और इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक ऑफ मास M वोंट फॉल। बहुत स्टैंडर्ड सा केस है, बहुत स्टैंडर्ड सा एकदम सिनेरियो है, जिसमें क्या करते हैं, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, और इसको ऐसे धक्का दिया जा रहा है, और ये बेचारा नीचे नहीं गिर रहा, ये बेचारा नीचे नहीं गिर रहा। तो ऐसा क्या हो रहा है सर यहां पे? ऐसा ये हो रहा है कि इस स्मॉल m का एक वजन है स्मॉल mg, जिसकी वजह से वो नीचे गिरना चाहिए, बट वो गिर नहीं पा रहा। तो वो क्यों नहीं गिर पा रहा सर? वो इसलिए नहीं गिर पा रहा क्योंकि यहां पे जिस पॉइंट पे ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ये न्यू, इसी बात की गारंटी है, न्यू देने का मतलब ही है। अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए सर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होना चाहिए ना, इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ये कैपिटल M, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगाना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों लगाएगा? वो इसलिए लगाएगा, उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम अपने आप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जाके इस ब्लॉक पे बैठा दो, ये बैठा दो, ये बैठा दो, तुम बैठ गए, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर है, तो इस ब्लॉक को क्या देखेगा? ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है क्या? ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा इससे? क्योंकि इस पे F फोर्स लग रहा है। हाँ, एक ही वैल्यू कितनी होगी? एक ही वैल्यू होगी कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बिल्कुल एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब एक्सेलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां आ गया, तो सूडो फोर्स लगेगा ना, क्योंकि एक ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, और सूडो फोर्स इस स्मॉल m पे कहां लगेगा? सूडो फोर्स स्मॉल m पे इधर लगेगा। ये हो गई FP की वैल्यू। तो FP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FP विल बी इक्वल टू M इंटू A के बराबर, स्मॉल m इंटू A के बराबर, यानी स्मॉल m इंटू F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। ये होता है मेरा सूडो फोर्स। दिस इज गोइंग टू बी माय सूडो फोर्स माय फ्रेंड्स। सूडो फोर्स ये रहा मेरा, सूडो फोर्स मेरा ये रहा, दिस इज गोइंग टू बी माय सूडो फोर्स। ठीक है, क्लियर है? सो FP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m।
स्मॉल m कैपिटल F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, ये हो जाती है मेरी FP की वैल्यू। दिस बिकम्स माय FP की वैल्यू। ठीक है सर, ओके, ये सूडो फोर्स आ गया, ये सूडो फोर्स आ गया, बढ़िया। अब वो स्मॉल m पे जरा फोर्सेस को देखो कौन कौन से लग रहे हैं। ये स्मॉल m तो रेस्ट पे, इसकी फ्रेम से स्मॉल m रेस्ट पे। फ्रॉम द ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू स्मॉल m रेस्ट पे, क्यों रेस्ट पे? यहां पे उस पे लग रहा है एक सूडो फोर्स, इधर लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, और यहां लग रहा है mg। अब mg बेसिकली f को बैलेंस कर रहा है, mg बेसिकली किसको बैलेंस कर रहा है? f को। लेकिन इस f की एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कि f की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होनी चाहिए। f की वैल्यू fl से कम होनी चाहिए, उसके बराबर हो सकती है। तो f शुड बी लेसर देन और इक्वल टू fl। ठीक है, fl कितना हो जाएगा? fl हो जाएगा f की वैल्यू, ये f की वैल्यू को यहां डालो, तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू fl। कितना होता है? fl होता है सर न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है सर? नॉर्मल तो सूडो फोर्स के बराबर है, यानी ये आ गया। ओहो ओहो, यानी mg शुड बी लेस देन इक्वल टू न्यू इंटू fp। कितना है? fp ये दिया हुआ है ना, कितना दिया है? m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, देखो एक m से एक m कैंसिल। क्या निकालना है मेरे को? मेरे को निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F सो दैट द ब्लॉक मास m डजंट फॉल। ठीक है, अभी निकाल देता हूं, अभी निकाल देता हूं। देखो यहां से इसको इधर सॉल्व करो, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इधर चला जाएगा, न्यू नीचे आ जाएगा, तो ये लिख दूंगा F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल mg डिवाइडेड बाय न्यू। ये आ गया मेरा F, ये आ गया मेरा F कि भैया F की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल mg बाय म्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? F की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज है यार, F मिनिमम जो हो जाएगा, F मिनिमम जो हो जाएगा वो होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाय न्यू के बराबर। ये हो जाएगा मेरा मिनिमम फोर्स, ये हो गया मेरा मिनिमम फोर्स। सिंपल सी चीज, क्लियर कट बोल रखा है। दोबारा बताता हूं इस प्रॉब्लम को। यहां पे इस ब्लॉक पे F फोर्स लगाया, जिस वजह से दोनों सिस्टम आगे की तरफ चले। यहां एक ऑब्जर्वर था, बड़ा स्ट्रेंज होके देखता है, ये स्मॉल m गिर क्यों नहीं रहा है, ये स्मॉल m नीचे गिर क्यों नहीं रहा है। तो उसे समझ में आया यार स्मॉल m इसलिए नहीं नीचे गिर रहा होगा क्योंकि इस पे नेट फोर्सेस बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, तो उसने देखा एक तो mg है, बिल्कुल, इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? जरूर यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, राइट, ये फ्रा। लेकिन फिर उसे लगा फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होना चाहिए, मतलब एक नॉर्मल यहां होना चाहिए। तो नॉर्मल क्यों लगेगा? फिर उसे याद आ रहे मैं तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे हूं, जो कि आगे एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रहा है, कितना होगा? ये रहा। तो इस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मतलब इस डब्बे पे एक सूडो फोर्स इधर लग रहा है, एक नॉर्मल इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है। अब ये F mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए डब्बा नीचे नहीं गिर रहा, सिंपल, यही उसका ऑब्जर्वेशन था, तो उसने लिख दिया। लेकिन फिर उसे याद आया यार ये F जो है इसकी तो एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है भाई? कि ये FL से छोटा होना चाहिए। तो उसने लिख दिया भाई मतलब F तो mg के बराबर है, तो mg छोटा होना चाहिए FL से। FL कितना होगा? न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल FP के बराबर है। लिख दिया, सारी वैल्यू ले ली, फाइनल मिनिमम फोर्स आ गया। मिनिमम फोर्स आ गया मेरा कि इतना मिनिमम फोर्स होगा, इतना मिनिमम फोर्स होगा तो ये डब्बा आगे की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? एकदम सिंपल सा सवाल था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थी इसमें, लेकिन बढ़िया सवाल था। ऐसे एक और सवाल, ऐसा आप लोगों ने केस देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, जबकि बहुत बड़े बड़े एथलीट होते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं या कहीं भी रहते हैं, इस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तुम में से भी बहुत सारे लोग कर पाते होंगे। जैसे बचपन में जब बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल रहती है, मैं तो देखो वैसे अभी भी कर लेता हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो कर लेता हूं भाई। मेरे को अगर ऐसे दो दीवार दे दोगे तो मैं ऐसे हाथ सपोर्ट लगा के बकायदा अपने आप को इन एयर एस्टैब्लिश कर सकता हूं। अब मेन मुद्दे की बात है, ये चीज होती कैसे कि आप जमीन पे हो नहीं, आप यहां जमीन पे कांटेक्ट में नहीं हो, तब भी ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल कैसे हो रही है? ये चीज एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है कि आपका वजन आपको किसी तरीके से बैलेंस करवा दो, आपका वजन किसी तरीके से बैलेंस करवा दो। तो कौन बैलेंस करेगा मेरा वजन को? मेरे वजन को कौन बैलेंस करेगा? हाँ, कुछ चीजें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? यहां पे मैं कांटेक्ट में हूं, मेरी पीठ कांटेक्ट में, यहां पे मेरे हाथ और मेरी टांगे कांटेक्ट में।
तो इन सारे पॉइंट्स पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग सकता है, इन सारे ही पॉइंट्स पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग सकता है। क्लियर? सर हम भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया भाई, तुम भी कर लेते हो, आओ इसकी फिजिक्स समझते हैं। जब सभी कर लेते हैं तो इसकी फिजिक्स भी समझना जरूरी है ना यार, तो आओ इसकी फिजिक्स समझते हैं कि जब सभी कर लेते हैं तो इसकी फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ये है सिंपल सी चीज कि यार जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है ना दोनों एंड्स पे, दोनों एंड पे लग रहा है, यहां पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और यहां पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो हमारे mg को बैलेंस करेगा। हाय सर, 12th की क्लास कब से वापस कंटिन्यू होंगी? होंगी ना यार अपूर्व, थोड़ा यार सेलिब्रेशन की वजह से थोड़ा यार 1-3-3-3 आ गई ना, तो क्लासेस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। वापस 12th की क्लासेस चालू रहेंगी, टेंशन मत लो। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो यार अपूर्व। A person 40 kg is managing to be at rest between two vertical balls by pressing one wall A by his hands and feet and the other wall B by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and the limiting friction acts on all the contacts so that the person pushes the two walls with equal force. पहले तो ये शो करता हूं, हाँ यार सब में AR1, सब में AR1 यार। अपूर्व भाई कहां हो तुम? ये देखो RRR हो गया है, नीट में AR1, जेई मेन में AR1 और जेई एडवांस में AR1। RRR जेई में तो फोड़ दिया भाई, एडवांस मतलब वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम होता है जेई एडवांस का, ट्रस्ट मी। ऐसा पेपर होता है कि बड़े बड़े टीचर्स भी हिल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जेई एडवांस के लिए तुम मेंस का पेपर मेरे को लाके दे दो, तुम नीट का पेपर लेको मेरे को लाके भी देखो, दिखाओ ही मत तो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। एडवांस का पेपर कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें टीचर जो बोलेगा यार मैं बिना देखे तुम्हारे सामने आऊंगा, एक बार मैं पेपर जरूर देख के उसका थॉट प्रोसेस लेना चाहूंगा। इस लेवल का पेपर होता है। इतने साल में पढ़ा चुका हूं, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी मैं बोल रहा हूं। 15 साल का एक्सपीरियंस फैकल्टी भी तुम्हें यही बोलेगा कि यार जेई एडवांस का पेपर एक बार मैं देखूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ केसेस ऐसे रहते हैं ना जिसमें यू नीड टू बी इन डीप थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोवोकिंग रहते हैं। और उस पेपर में अगर कोई बंदा 341 ला रहा है ना, ही इज अ जेम, ठीक है। सो 341 ऑन 360 इट्स अ ब्रिलियंट स्कोर यार, ब्रिलियंट स्कोर, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही बेहतरीन स्कोर है, ठीक। तो आओ अब बात करते हैं सवाल के बारे में, वापस आओ सवाल पे। तो सवाल ये है कि यार ये जो ब्लॉक है ए और बी पॉइंट पे, ये बंदा इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, ऐसे पीठ लगा रहा है, उधर पे हाथ, इधर पीछे पीठ, और बैलेंस कर लिया इसने अपने एमजी को इससे। तो हो क्या रहा है, हो बेसिकली ये रहा है कि इन दोनों पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, वही एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे। ये जो दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं ना 2F, यही बेसिकली एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे। सिंपल सी चीज। अब ये F की वैल्यू उन्होंने दे दी क्या, assume that limiting friction acts on all the contacts, limiting friction acts on all the contacts, और दूसरा find the normal force exerted by either wall on the person। अब देखो मेन पॉइंट ये है, ये बंदा इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा है और पीठ से इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। मतलब ये बंदा इस दीवार को पीछे धक्का दे रहा है, इस दीवार को आगे दे रहा है। तो ये दीवार इस बंदे पे इधर पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऐसे N, और इधर पे इन दोनों हाथों पे और पांव पे क्यूमुलेटिवली एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी कितना, इधर के डायरेक्शन में N। और ये दोनों N बराबर होंगे, ये N1 और N2 बराबर होंगे, N1 और N2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? N1 विल बी इक्वल टू N2, रीजन बीइंग because the person is having no horizontal motion, या फिर इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, ये कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन जिसमें बंदा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। सो द पर्सन इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, या फिर ये भी बोल सकते हैं बिकॉज द पर्सन इज हैविंग नो हॉरिजॉन्टल मोशन, और द पर्सन इज constrained to move along vertical direction only, okay, vertical direction only। बस वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए ही वो कॉन्स्ट्रेंड है। ये कॉन्स्ट्रेंड मोशन एक तरीके का, ठीक है ना, कि वो वर्टिकल में मूव कर सकता है। तो N1 N2 दाएं बाएं से लगने वाले फोर्सेस तो बराबर होंगे, क्योंकि अगर बराबर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ही है।
सर मेरी दीदी भी क्या लिखा यार, डिलीट ही हो गया ये मैसेज, रिट्रैक्ट हो गया यार, मैं पढ़ ही नहीं पाया यार। गुप्ता जी दोबारा भेज दो, क्या लिखा आपने। तो मेन मुद्दे की बात है, N1 N2 बराबर है और mg को कौन बैलेंस कर रहा है, F, और F दोनों जगह क्या लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, मतलब FL FL। तो सिंपल सी चीज क्या समझ में आ रहा है भाई, यहां से क्या समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा, सिंपल ये चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पे जो एक फ्रिक्शन फोर्स लगा FL, यहां पे एक जो फ्रिक्शन फोर्स लगा FL, ये बैलेंस करेगा इसके mg को। 2 टाइम्स FL इज इक्वल टू mg, 2 टाइम्स FL मतलब 2 इंटू, और FL की वैल्यू कितनी, न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर, दिस इज इक्वल टू mg। यहां से सिंपल सी चीज n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ रही है, mg डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स न्यू, ये हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सो mg अपॉन 2 टाइम्स न्यू इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ चुका है। इस तरीके से हम इस सवाल को लगाएंगे और ये रहता है एनालिसिस, ये रहता है एनालिसिस कि हमारे नीचे वाला वजन को कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा है। हमारे नीचे लगने वाले वजन को कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करता है। इसी हिसाब से मैं अपने वजन को बैलेंस कर पाता हूं। दिस इज हाउ आई बैलेंस माई सेल्फ। ठीक है, क्लियर है। आओ अब एक और बढ़िया सा केस तुम लोगों के सामने पेश किया जाए। ये रहा कि तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हम कभी भी जैसे बेड है, डबल बेड होता है, लोगों तुम लोगों के घर में बेड डबल बेड या सिंगल बेड होगा, है कि नहीं। और कोई भाई जिसके डबल बेड सिंगल बेड भी नहीं होगा, खाट होगी, सोफा होगा, कुछ तो होगा। तो किसी भी चीज को तुम जब हिलाना, मूव कराना चाहते हो, इफ यू वांट टू मूव दैट पर्टिकुलर थिंग, तो तुम करते क्या हो कि तुम यहां पे अगर खड़े हो, तुम यहां पे अगर मान लो ये खड़े हो, ठीक है, यहां खड़े हो तुम, तो तुम अगर तुम्हें इसे मूव कराना है, तुम क्या करोगे, इसको यहां नीचे से पकड़ोगे या यहां ऐसे ऊपर से सपोज पकड़ोगे, इसका ऐसा हैंडल बना हुआ है, ऐसे एक हैंडल बना हुआ है, ऐसे यहां पे भी एक हैंडल ऐसे बना हुआ है, तो तुम इसको ऐसे ऊपर से उठाओगे, राइट, ऐसा हैंडल बना है, तो तुम इसे ऐसे ऊपर से उठाओगे और ऐसे खींचना चाहोगे। मतलब बेसिकली तुम क्या करोगे, एक फोर्स का तुम ऐसा डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ लाओगे, तुम उठाओगे और फिर ऐसे खींचोगे, राइट। तुम ऐसे धक्का नहीं दोगे किसी भी चीज को, तुम ऐसे धक्का नहीं दोगे जब तक कि उसके नीचे रोलर्स नहीं लगे या फ्रिक्शन स्मूथ नहीं है, तुम उसको धक्का नहीं दोगे। तुम क्या करोगे, ऐसे खींच के ले जाओगे। मतलब तुम पुल करोगे, पुश नहीं करोगे, तुम पुल करोगे, पुश नहीं करोगे। अब इसको समझाता हूं कि क्यों क्यों ऐसा करते हैं हम, इसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन के थ्रू समझाता हूं कि वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इजियर क्यों है पुशिंग के कंपैरिजन में, क्या है इसका रीजन कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो एक डब्बे से ही केस लेते हैं, पुलिंग का केस, कि एक डब्बा रखा है, उस पर एक एफ फोर्स लगाया मैंने इस तरीके से। अब होगा क्या, ये डब्बे को आगे की तरफ मूव कराना है, बिल्कुल सर सही बात है, मूव कराना है। और कौन कौन से फोर्सेस है भाई, उसका एक तो W लग रहा होगा m इंटू जी के बराबर, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, फिर एक F का कंपोनेंट होगा इधर F साइन थीटा, F का कंपोनेंट होगा F कॉस थीटा, बिल्कुल सही। अभी F कॉस थीटा को F के से ज्यादा होना पड़ेगा तभी ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा, मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते सर। तो F कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि यहां पे है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी F कॉस थीटा की, अब F कॉस थीटा तो एज इट इज है, एफ के कितना हो जाएगा, एफ के हो जाएगा तुम्हारा न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहां से देख सकते हो, ये नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, ये एफ साइन थीटा भी ऊपर लग रहा है, और नीचे की तरफ mg लग रहा है। मतलब n प्लस एफ साइन थीटा जो है वो मेरा mg के बराबर है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको यहां रख दो, इसको यहां पर टक दो, तो न्यू इंटू mg माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, सही बात है, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, इस f साइन थीटा को इधर ले आओ, तो f cos थीटा प्लस न्यू f साइन ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg। ये नेगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से f कॉमन ले लो, बाकी को इधर नीचे ले आओ, तो f कॉमन हो जाएगा, तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg डिवाइडेड बाय
न्यू साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। तुम बोलोगे ये सब क्या निकाल रहे हो सर, ये क्या अनडिसेंट सा रिजल्ट निकाल दिया आपने। एफ की वैल्यू न्यू एम जी अपॉन न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ज्यादा होनी चाहिए। जो एफ लगा रहे हो ना तुम इसको मूव कराने के लिए, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, पहला केस क्लियर है। पहला केस क्लियर है किसका, पुलिंग का। अब मैं पुशिंग का केस करना चाहूंगा। अब मैं किसका केस करना चाहूंगा, पुशिंग का। तो पुशिंग में क्या करोगे तुम, पुशिंग में इसी को तुम ऐसे नीचे की तरफ धक्का दोगे, ऐसे ऐसे धक्का दोगे, लाइक दिस। तुम इस तरीके धक्का दोगे ताकि वो आगे की तरफ जाए। अब देखो पुशिंग में क्या होगा, पुशिंग में तुम क्या करोगे, तुम फोर्स इस तरीके से लगाओगे, ऐसे लगाओगे, राइट। ये डायरेक्शन रहेगा तुम्हारे फोर्स का। वापस से सेम चीज, नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, इधर एफ लग रहा है, थीटा एंगल पे एफ कॉस थीटा कर दिया, इसका कंपोनेंट है कि इधर एफ साइन थीटा कर दिया। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, पीछे की तरफ एफ के लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा कितना होना चाहिए भाई, आगे बढ़ाना है अगर तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू एफ के से ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा। यहां नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे एफ साइन थीटा प्लस mg। यहां नॉर्मल आ रहा है एफ साइन थीटा प्लस mg के बराबर। ठीक है, मान लेते हैं सर, नॉर्मल को यहां ठूस दो, तो एफ कॉस ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू इंटू नॉर्मल कितना है, नॉर्मल आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस mg के बराबर। एफ साइन थीटा को इधर ले आओ, तो एफ कॉस ऑफ थीटा माइनस न्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg। यहां से f कॉमन ले लो, तो f कॉमन ले लिया, f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस न्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पे ये आ रहा है, यहां पे ये आ रहा है। ठीक है, ये कब है, ये कब है, जब मैं पुशिंग के केस में हूं, ये पुशिंग के केस में है। और पुलिंग के केस में कितना था, पुलिंग के केस में देखो, पुलिंग के केस का भी यहां लिख देता हूं, f should be greater than equal to न्यू mg divided by cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। देख सकते हो तुम, cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। ठीक है, ये रहा। ये कब का केस है, ये है मेरा पुलिंग वाला केस। ये कौन सा केस है मेरा, ये है पुलिंग वाला केस। अब तुम मुझे बताओ कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है। देखते हैं, सबसे छोटे वाले की बात करते हैं। तुम्हें दोनों केसेस में डब्बे को हिलाना था, पुलिंग में भी पुशिंग में भी, तुम्हें दोनों ही केसेस में डब्बे को हिलाना था। इस केस में तुम क्या कर रहे थे, इस केस में तुम डब्बे पे ऐसा फोर्स लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। और इसमें क्या कर रहे थे, इस केस में तुम डब्बे पे क्या कर रहे थे, इस केस में डब्बे पे तुम ऐसा फोर्स लगा रहे थे। दोनों ही केसेस में डब्बे को तुम्हें आगे की तरफ ही ले जाना है, दोनों ही केसेस में तुम्हें डब्बे को आगे की तरफ ले जाना है। इट्स जस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि तुम लगा रहे थे। अब यहां पे f की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे f की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम की बात करते हैं भाई, आ जाओ मिनिमम की बात करते हैं। यहां पे मिनिमम कितना हो जाएगा, न्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस न्यू sin थीटा। यहां पे मिनिमम कितना होगा, न्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस न्यू sin थीटा। अब न्यू mg तो सेम है, नीचे डिनोमिनेटर वाले एक एलिमेंट है जो कि अलग है, तो इस पे ही फोकस करना है। अब डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है। देखो डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी छोटी होगी। इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी। और इसका डिनोमिनेटर कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब एफ का मिनिमम इस केस में हो सकता है 10 न्यूटन हो, तो इसका हो सकता है 8 न्यूटन हो। तो इसका एफ मिनिमम, इसका एफ मिनिमम इसके एफ मिनिमम से छोटा है। मतलब यहां पे तुम्हें कैपिटल एफ जो है ना, वो कम लगाना पड़ रहा है मूव कराने के लिए, और यहां पे ऑन द कॉन्ट्रेरी सबसे कम भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है। यहां पे मिनिमम 10 के बराबर है, यहां पे मिनिमम 8 के बराबर है। तो क्लियर कट यही तो पता चल रहा है ना कि ये करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ये करना। समझ रहे हो, तो ये चीज क्या समझ आई कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है दैट सिंस एफ मिनिमम टू पुल is actually lesser than F minimum to push. So finally my statement hold goods that pulling is easier than pushing. Pulling आसान होता है pushing से, पुलिंग हमेशा आसान होता है पुशिंग से। समझ में आया, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। गणित ने बताया भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया।
गणित आंसर दे रही है और गणित आंसर दे रही है तो हम कुछ नहीं, कोई नहीं होते गणित को क्वेश्चन करने वाले। जो मैथ्स आंसर देती है उसे तो हमें मानना ही पड़ता है, जो मैथ्स आंसर देती है उसे तो हमें मानना ही पड़ता है, ठीक है। सो बढ़िया चीज है, अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी करो, ये वाला क्वेश्चन करो, मजेदार क्वेश्चन। इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर बोथ इज एफ देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। दिमाग घुमाने वाला सवाल है ये। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों में एफ है तो टेंशन कितना होगा दोनों के बीच की स्ट्रिंग पे। दिमाग घुमाने वाला सवाल, दिमाग घुमाने वाला सवाल कि टेंशन क्या होगा दोनों के बीच की स्ट्रिंग पे। सोचो जरा, सोचो। देख के तो ऐसा लगता है शून्य होगा, लेकिन क्या शून्य होगा? क्या शून्य होगा? क्या शून्य होगा? सोचो जरा। दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन दे दिया है एफ। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या भैया? औकात, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, यार मैंने बैडमिंटन थोड़ा ज्यादा खेल लिया यार, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है आज। देखो क्या करना है यहाँ पे कि जब कभी भी ऐसे केसेस आते हैं, जब कभी भी ऐसे केसेस आते हैं, हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, हम दोनों के सिस्टम को, दोनों मासेस को, 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी, उसको एक सिस्टम मान लेते हैं। उसको क्या करते हैं? एक सिस्टम मान लेते हैं। अब एक सिस्टम मैंने मान लिया, एक सिस्टम मान लिया, दोनों का मास मान लेते हैं mm था, इसका मास भी m, इसका मास भी m, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स m। अब इस 2 टाइम्स m पे फोर्स कितना लग रहा है? 3F/2। दोनों पे लिमिट कितनी थी भाई? यहाँ पे FL की लिमिट दी हुई थी कैपिटल F, और यहाँ पे भी FL की लिमिट दी हुई थी कैपिटल F। तो F और F दोनों की लिमिट हो गई 2F। यहाँ पे लगा रहा हूँ 3F/2, तो सिंपल सी चीज, 2F के तो अंदर ही है, ये 1.5 है, मेरे पास तो 2 है, तो यहाँ पे 3F/2 नाम का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। मतलब ब्लॉक्स तो रेस्ट पे रहेंगे, ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, ब्लॉक्स विल बी एट रेस्ट। अब मेन पॉइंट आता है, ब्लॉक जब रेस्ट पे रहेंगे तो क्या टेंशन आएगा? ब्लॉक्स अगर रेस्ट पे रहेंगे तो क्या टेंशन आएगा? सुनील भाई ने आंसर दे दिया। अपूर्व, आंसर पता है क्या क्या है? कोई और आंसर निकालना चाहोगे? मजेदार क्वेश्चन कि यार ब्लॉक जब रेस्ट पे हैं, ब्लॉक जब रेस्ट पे हैं, तब तो यार सिंपल सा केस है कि यहां पे टेंशन तो शून्य होनी चाहिए। ब्लॉक अगर रेस्ट पे हैं तो टेंशन तो शून्य होनी चाहिए, है ना। मेरा डाउट ही ये है कि ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो टेंशन होगी क्या? 0 तो वैसे ऑप्शन दिया ही नहीं है। ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो टेंशन क्या होगी? ब्लॉक्स हिल ही नहीं रहे। अब ब्लॉक्स हिल नहीं रहे तो टेंशन क्या होगी? और दूसरी चीज, ये 3F/2 आपने अगर बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो 3F/2 लग कहां रहा है? मतलब क्या इधर 3F/4 इधर 3F/4 लग रहा है? ऐसा लग रहा है क्या कि यहां 3F/4 लगा दिया, यहां 3F/4 लगा दिया, ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बोला दिमाग घुमाने वाला सवाल है कि अगर मैं एक केस ये मान लूं कि भाई यहां पे ये रहा 3F/2 लग रहा है ना, यहां ये रहा F, यहां ये रहा M, और मैं बोलूं 3F/2 लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ने इसको रोक लिया ब्लॉक रेस्ट पे, बिल्कुल जैसे करते हैं। यहां पे लग रहा है मेरा 3F/2, ठीक है। तो अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 3F/4 है, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ही 3F/4 है, तो यहाँ 3F/4 है, तो यहाँ पे टेंशन 3F/4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी टेंशन 3F/4 हो जाएगा। ओहो क्या बात है, सॉल्व कर दिया, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। टेंशन ऐसे बैलेंस हो रहा है कि यहाँ 3F/4, यहाँ 3F/4, टेंशन की वैल्यू 3F/4 आ गई, टेंशन लेकिन 3F/4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर गलत, फिर दिमाग घूम गया कि क्या हो रहा है, ये कैसा सवाल दे दिया ये। तो आओ इसको सॉल्व करके बताता हूं। ये गलत अप्रोच है, ये पूरी की पूरी गलत अप्रोच है, इसको इसलिए यहां पे लिखो और काट देना, ठीक। अब क्या है सीन यहां पे कि हो क्या रहा है
एक बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली कि ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। अब ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे तो होता क्या है ब्लॉक के रेस्ट पे रहने के लिए, कि यहां पे जैसे ही तुमने 3F/2 का फोर्स लगा दिया, यहां पे जैसे ही तुमने 3F/2 का फोर्स लगा दिया, सबसे पहले जो एक्टिव होगा, सबसे पहले जो एक्टिवेटेड स्टेट में आएगा वो होगा यहां पे वाला फ्रिक्शन, वो होगा इस M पे लगने वाला फ्रिक्शन, वो होगा सबसे एक्टिवेटेड स्टेट में। वो क्या बोलेगा, भाई 3F/2 की रिक्वायरमेंट आई है, ओहो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास टेंडेंसी बन रही ना आगे बढ़ने की, रुको मैं लग रहा हूं पीछे, मैं लगूंगा पीछे, F लगूंगा पीछे। फिर इसको याद आता है अरे यार मेरी तो लिमिट है मेरी तो लिमिट है, कितनी लिमिट है भाई, F की लिमिट है, तो मैं F से ज्यादा लग नहीं सकता। तो बोलता है चल ठीक है भाई तू सबसे पहले F तो लग जा, लग जाता है F वो। सबसे पहले यही चीज होती है, सबसे पहले कौन आता है, एक्शन हीरो कौन है, फर्स्ट हीरो बिना डरे कौन आता है, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही तुमने डब्बे पे 3F/2 का फोर्स लगा, सबसे पहले कैपिटल F फोर्स आएगा फ्रिक्शन वाला। बोला मैं लगता हूं भाई, टेंशन मत लेना, मैं बैलेंस करूंगा, मैं करूंगा। उसकी नीयत तो रहती 3F/2 पूरा रोक ले, किसी और को जरूरत ही ना पड़े फोर्स लगाने की, लेकिन बेचारा अपने मैक्सिमम के बराबर अलावा लग नहीं सकता, तो F लग जाता है, शांति से बैठ जाता है। अब क्या करे, अब इससे ज्यादा तो उसकी है ही नहीं। अब डब्बा तो आगे जाएगा, तो फिर बाद में आता है टेंशन फोर्स। बोलता है अरे रुक जाओ यार, मैं हूं ना, मैं लगाता हूं टेंशन फोर्स। तो 3F/2 इधर लग रहा था, F इधर लग रहा था, ये इधर लग जाएगा F/2। टेंशन पे लगेगा कितना, F/2। दूसरा एक्शन हीरो कौन है, टेंशन। पहला एक्शन हीरो फ्रिक्शन, दूसरा एक्शन हीरो कौन, टेंशन। टेंशन पे लगा F/2 इधर, अब बैलेंस हो गया ना ये, F और F/2, 3F/2 इधर, 3F/2 इधर। अब टेंशन की एक आदत है, इधर लगाएगा तो इधर भी लगाएगा। बोला भाई मैं तो पुलिंग का ही काम करता हूं, दोनों एंड पे खींचता हूं, मैं तो अपने दोनों एंड पे खींचता हूं, मैं तो इधर भी लगाऊंगा तो उधर भी लगाऊंगा, कहीं छोड़ता नहीं हूं, तो यहां पे भी F/2 होगा, ठीक है। अब इस डब्बे पे F/2 लगा रहा था, तो डब्बे ने बोला कोई दिक्कत नहीं मेरे भाइयों, मेरे पास तो एक फ्रिक्शन फोर्स पड़ा ही हुआ है और इसकी लिमिट तो F के बराबर है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स F/2। समझ में आया तुमको, आया कि नहीं आया? मतलब कि यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F/2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कैपिटल F लग रहा है इस डायरेक्शन में। और टेंशन की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, F/2 हो रही है। क्लियर है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाइयों? तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दूसरे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कैपिटल F/2। टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल F/2। समझ में आया सुनील भाई? एवरीवन क्लियर है बात? अंडरस्टैंडिंग आई, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? इस तरीके से तुम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी जाके प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या? आगे समझ में? सबसे पहला एक्शन हीरो कौन होता है? सबसे पहला एक्शन हीरो होता है फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है टेंशन फोर्स, और फिर बाद में कहानी आगे बढ़ती है। तो कभी भी ऐसे सवालों में फंसो, सबसे पहले तुम फ्रिक्शन से बोलोगे ले भाई तेरे पास जो लिमिट है बोला के दे, उससे बैलेंस करूंगा, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक, क्लियर है? तो भाई फिर इसी के साथ आज होगा समाप्त आज का सेशन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आज हम करेंगे यहीं पे एंड। आई होप जो लोग ये सेशन बाद में भी देखेंगे उन्हें भी काफी सारे इनपुट मिले होंगे। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर किए हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो इन सारे सवालों से बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और आपकी फ्रिक्शन की कोर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। एंड आई होप इसने आपको डेफिनेटली बहुत सारे टेक अवे एलिमेंट्स दिए होंगे जिससे आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक भी इनहैंस होगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले सेशन में ऐसे ही धमाकेदार एक टॉपिक के साथ और आगे बढ़ाएंगे अपने डिस्कशन को। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन।